सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इट्स मी, आपकी अपनी एजुकेटर स्वाति यादव। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने वीडियो लेक्चर पार्ट 3 में, जिसमें हम सोशियोलॉजी का टॉपिक इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया को कवर करेंगे। इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम सोशियोलॉजी के स्ट्रक्चर चेंज कर बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके थे। जैसे हमने उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को समझ लिया था, उसके बाद हमने उसमें कॉलोनियलिज्म को कवर कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि इसका क्या रोल रहा है इंडियन सोसाइटी के स्ट्रक्चर में चेंज लाने के लिए। हमने उसके मेजर 2 इम्पैक्ट्स के बारे में भी पढ़ लिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, ठीक, जिनको हमने पास्ट टाइम में तो देख लिया ना कि कॉलोनियल टाइम में या कॉलोनियल एक्सपीरियंस के टाइम क्या इनका रोल था, कैसे ये इंडिया में सेटअप हुए। तो हमने देखा था कि ब्रिटेन में इन्होंने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन किया था वो तो बहुत ही पीसफुल था। रेदर जो इंडिया में इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन किया, वहाँ सिर्फ हमें इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ही दिख रहा था। ठीक, जो भी यहाँ ग्रो करवाते थे वो सब उठा के अपनी कंट्री में ले जा रहे थे। हमारे जो पुराने आई कैन से अर्बनाइजेशन या अर्बन सिटीज़ थी वो डी अर्बनाइज हो गई। जो पुरानी इंडस्ट्रीज़ थी वो उनका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। सो दैट्स ऑल वी हैव सीन इन अवर प्रीवियस वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। हालांकि मुझे दोनों को यानी अर्बनाइजेशन को साथ में लेके चलना चाहिए, बट आई फील कि एक एक करके पढ़ाना ज़्यादा बेटर रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये चीज़ तो सभी को पता होगी ना कि इंडिया को जो फ्रीडम है वो मिली है 15 अगस्त 1947 में। ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है। ठीक, इस दिन को हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने पहले पॉइंट से। देखिए, पहले पॉइंट में हमें यही चीज़ समझाई गई है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के गए तो वो इंडिया में 2 बेसिक सेटअप्स छोड़ के गए, जिसकी वजह से इंडिया इकोनॉमी का जो बेस था वो बिल्कुल हिल गया। वो क्या थे? इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन। ठीक, ये 2 फेज छोड़ के गए थे। अब बहुत से जो लेबर्स थे वो या जो इंडियन सिटीजन्स थे वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड हो गए थे अपनी लाइवलीहुड के लिए। अब इंडियन लीडर्स के सामने चैलेंज ये था कि वो इसको आगे प्रोसीड कैसे करेंगे। ठीक, ये जो कॉन्सेप्ट वो देके गए हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, इसको आगे प्रोसीड कैसे करेंगे। ठीक, तो ये इनका चैलेंज था। तो हम इसमें इसी चीज़ को देखेंगे कि क्या उन्होंने प्लानिंग की, ठीक, किन किन चीज़ों का उन्होंने सेटअप किया, क्या उन्होंने पॉलिसीज़ और रिफॉर्म लाई जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी दोबारा से फ्लॉरिश हो पाए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो कहीं ना कहीं समझ गए थे कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आके हमारे रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन ही कर रहे हैं। एक्सप्लोटेशन का करने का मतलब है कि वो हमारे रिसोर्सेज के ऊपर रिलाय करके अपनी कंट्री को डेवलप कर रहे हैं। ठीक, इसके एग्जाम्पल्स हम बहुत सारे पहले ही देख चुके हैं कि उन्होंने लॉज ऑफ लैंड बना दिए। ठीक, कि ज़मीन पे क्या उगाया जाएगा, बीच में एक मीडिएटर और बिठा दिया ताकि जो फार्मिंग में पीपल इंडल्स हैं वो उठ के लेबर के लिए आ जाए। ठीक, चीप लेबर करवाने लगे उनके ऊपर। हमने टी प्लांटेशन में देखा था कितने स्ट्रिक्ट रूल बना रखे थे कि एक पूरा रूल बुक बना रखी थी उनके लिए कि आप ऐसे से ऐसे करेंगे। ठीक, आपका ये करना होगा, आप इतने टाइम से इतने टाइम तक काम करेंगे, आपको इसके बीच में ये मिलेगा। बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बना रखे थे, मतलब उनको ह्यूमंस की तरह ट्रीट ही नहीं कर रहे थे। ठीक, और प्लांटर्स का वहाँ मेजर रोल यही था कि वो कहीं ना कहीं लेबर से जितना हो सके उतना प्रॉफिट कमाएं ताकि उनकी कंट्री उतनी ज़्यादा डेवलप करे। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ जो थी वो हमारे नेशनलिस्ट लीडर समझ चुके थे। अब बात ये आती है कि ये नेशनलिस्ट लीडर कहाँ से राइज हो गए। तो हमने याद कीजिए स्टार्टिंग में एक चीज़ पढ़ी थी कि ब्रिटिशर्स हमें वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ा रहे थे। ठीक, जिसमें हमें वो लिबर्टी, राइट्स, फ्रीडम वगैरह के बारे में सिखा रहे थे। ठीक, हालांकि ये चीज़ें कितनी पैराडॉक्सियल थी, वो हमें अपना गुलाम बनाए हुए थे और वो हमें यही सब चीज़ें सिखा रहे थे। ठीक, तो इन सब चीज़ों से राइज हुआ मिडिल क्लास पीपल का। अब ये मिडिल क्लास पीपल कौन थे? ये वो लोग थे जो थोड़े से एजुकेटेड हो गए थे। ठीक, जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स। ठीक, वो ये चीज़ समझ गए कि आज़ादी पे हमारा अधिकार है। ठीक, और एक कॉलोनियल या एक कॉलोनी बनी हुई कंट्री का अपने डिसीजन यानी सोवेरेनिटी जो हम बोलते हैं उस पर भी उतना राइट है। ठीक, जितनी एक नॉन कॉलोनियल कंट्री का है। तो वो लोग थे वो ये सब चीज़ों को समझ गए थे, जिनके लिए अपनी राइट्स वगैरह के लिए उन्होंने राइज किया नेशनल मूवमेंट। या हम बोल सकते हैं इंडिया में नेशनलिज्म आ गया जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट चला है। ठीक,
फिर उसके बाद बात आती है कि देखिए, हमने प्री कॉलोनियल टाइम पे देखा था कि इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था, ठीक। तो ब्रिटिशर्स ब्रिटेन में बैठे बैठे कहीं ना कहीं समझ गए थे कि इंडिया की रिचनेस, ठीक, इंडिया की रिचनेस को हम देखकर ये कंपेयर कर सकते हैं कि ब्रिटेन में कितनी गरीबी है, ठीक। तो वो ये चीज़ समझ गए थे और इसीलिए वो इंडिया को उन्होंने अपना गुलाम बना लिया, अपनी मर्जी से लोगों से काम करवाने लगे और जो कुछ भी प्रॉफिट अर्न होता था वो जाके अपनी कंट्री में इन्वेस्ट कर देते थे। इंडिया में जितना भी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह या कुछ भी अच्छा काम किया वो जस्ट फॉर देयर बेनिफिट, उनमें उनका कुछ सेल्फिशनेस होगी या उनका कुछ उसमें होगा जिसकी वजह से उन्होंने इतना इंडिया में रेलवेज का इंट्रोडक्शन किया, क्योंकि उनको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो गुड सामान होता है उसको ले जाने में दिक्कत होती थी। ये सब चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल है समझने वाली, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा पढ़ाऊँगी फिर ये सोशियोलॉजी की जगह हिस्ट्री हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इस चीज़ को रिलाई करने के लिए यानी नेशनल इकोनॉमी को रिलाई करने के लिए स्वदेशी मूवमेंट ने बहुत स्टैंड किया। स्वदेशी मूवमेंट का मतलब क्या है कि हम सिर्फ अपना ही बनाया हुआ जो माल है उसको यूज़ करेंगे। ये स्वदेशी मूवमेंट आया था ना, जिनने क्लास 10th में जिन लोगों ने अच्छे से हिस्ट्री का एक चैप्टर था उसको पढ़ा होगा तो आप इस चीज़ को इजीली रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक। उसके बाद मॉडर्न आइडियाज़ जो थे वो पीपल को इस चीज़ का रियलाइजेशन करवा रहे थे कि गरीबी जो है वो भी इंडिया में रोकी जा सकती है, ठीक। मॉडर्न आइडियाज़ कौन दे रहा था? ब्रिटिशर्स लेके आ रहे थे इंडस्ट्रीज़ और अर्बनाइजेशन। लॉन्ग लास्टिंग ये इम्पैक्ट है स्ट्रक्चरल चेंज का, ठीक। सोसाइटी के स्ट्रक्चर में चेंज लाने का लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है ये। तो लोग कहीं ना कहीं समझ गए थे कि जब ब्रिटिशर्स इनसे इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो ब्रिटेन जैसी, उस टाइम ब्रिटेन बहुत गरीब देश था, ब्रिटेन जैसी गरीब कंट्री को इतना ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक। और इंडियन नेशनलिस्ट जो लीडर थे, नेशनलिस्ट लीडर बेसिकली उस टाइम कांग्रेस की ही चलती थी, ठीक, इसके ही सभी मेंबर होते थे। आज़ादी के बाद ये लोग इस चीज़ को समझ गए कि इंडिया में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना ज़रूरी है ताकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक सही पाथ पे आ पाए और लोगों को इक्विटी का राइट मिले। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विटी। दो चीज़ें होती हैं, एक होती है इक्वालिटी और एक होती है इक्विटी। ये रखिए, एक होती है सिंपैथी, एक होती है एम्पैथी। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए, इक्वालिटी का मतलब होता है सेमनेस। सेमनेस मतलब जैसे कि आप इस पिक्चर से समझ पा रहे होंगे, इसकी हाइट कम है, इसकी थोड़ी सी उससे ज़्यादा है, इसकी बिल्कुल ज़्यादा है। तो इन दो बॉक्सेस की ज़रूरत इसको थी ना, ताकि ये मैच देख पाए। मैं इससे पूछूंगी कि वहाँ क्या हो रहा है तो ये क्या बता पाएगा, क्योंकि ये देख ही नहीं पा रहा है, ठीक। तो इसका मतलब होता है सेमनेस, ठीक। सेमनेस, इक्वलिटी होना तब अच्छा होता है, मान लीजिए अगर आप और मैं एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और वहाँ जाकर एक गिलास पानी आपको भी दे दिया जाए, एक गिलास पानी मुझे भी दे दिया जाए, या ऐसा होता है कि आप थोड़ी आगे से स्टार्ट कर रहे हो, मैं थोड़ी पीछे से आ रही हूँ तो आपको कम टाइम लगा, तो मैं गई तो मुझे एक गिलास पानी दे दिया, तो दैट्स नोन एज इक्विटी। तो वहीं आपने देखा कि इसकी हाइट ठीक है, इसको उसकी ज़रूरत नहीं है, जिसको ज़रूरत है उसको उस चीज़ को प्रोवाइड करवाना, वो है इक्विटी, ठीक। तो ये हो गया। सिंपैथी का मतलब होता है दया, ये तो हम जानते हैं, ठीक। हमने कोई गरीब देखा, हम उसके लिए बैड फील कर रहे हैं, ठीक, कितना गरीब है, घर में कुछ नहीं। एम्पैथी का मतलब होता है हमें दया भी आ रही है और हमने उसकी मदद भी की, मतलब प्लस एक्शन, दैट इज़ नॉन एज एम्पैथी। तो वही बात थी, इंडियन नेशनलिस्ट लीडर जो थे या इंडियन लीडर्स थे वो इस चीज़ को समझ गए थे कि इंडिया की इकोनॉमी को दोबारा से फ्लोरिश करने के लिए हमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत है, ठीक। साथ ही साथ इंडिया में ग्रोथ और इक्विटी का प्रमोशन भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम वी हैव सीन प्लांटर्स, इंडियंस ही थे, ठीक, मिडिल क्लास पीपल, एजुकेटेड थे, जॉब सीकर्स थे। उसके बाद वी हैव सीन जमींदार्स, दे बिकम रिच, ठीक। जमींदार जो थे वो रिच बन गए, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा हाई रिच की क्वालिटी में जो बहुत ज़्यादा पैसा, वो तो ब्रिटिशर्स ही तो आते थे ना। ये लोग जो थे दे बिकम द रिच, बीच में बचे पुअर्स, मतलब गरीब लोग, ठीक, जिनका ये लोग एक्सप्लोटेशन कर रहे, जो कि थे लेबर्स, फार्मर्स। तो उनको इस चीज़ की ज़रूरत थी और ये सब चीज़ें जो लीडर्स थे वो समझ चुके थे। अब इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने क्या किया, देखिए इन्होंने क्या किया, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इन्होंने किया बहुत सारी हैवी और मशीन इंडस्ट्रीज़ का इंट्रोडक्शन करवाया इंडिया में, ठीक।
पब्लिक सेक्टर का मतलब है गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एक सेक्टर तैयार कर दिया, ठीक। कॉपरेटिव सेक्टर का इंट्रोडक्शन करवाया इंडिया में, तो ये उन्होंने किया, ये नेशनलिस्ट लीडर्स ने इंडिया में किया, ठीक। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि देखिए यहाँ नेहरू जी बात कर रहे हैं भाखरा नागल डैम की और स्टील प्लांट्स की। बेसिकली इसमें लिखा नहीं है, आप एक इनका पॉइंट देखेंगे, मतलब मैंने भाखरा नागल डैम के बारे में पूरा कोट लिया नहीं है, फिर बुक में और इन शॉर्ट्स नोट्स में क्या अंतर रहेगा आप इसे समझ लीजिए। देखिए पहले इंडिया के पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपको तो पता ही होगा। देखिए ये क्या बता रहे हैं कि इंडिया में बड़े बड़े स्टील प्लांट्स का, ठीक, और पावर स्टेशंस का होना बहुत ज़रूरी है ताकि इंडस्ट्रीज़ का सेटअपमेंट अच्छे से हो पाए, ठीक। वहाँ से हम एनर्जी क्रिएट कर पाएंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को लगा पाएंगे, लोग एम्प्लॉयड होंगे, ठीक। गवर्नमेंट की इकोनॉमी को भी कुछ फ़ायदा मिलेगा जिससे वो पब्लिक सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर को अच्छे से प्रमोट कर पाएगी, ठीक। फिर आपकी बुक में एक ब्लैक बॉक्स दिया गया था जिसमें भाखरा नागल डैम के बारे में बताया गया था। जिन बच्चों ने पॉलिटी ली है 12th में, दे हैव स्टडीड इन टर्म 1 का सिलेबस एक चैप्टर था जिसमें प्लानिंग कमीशन के बारे में बताया गया था कि इंडिया ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया, सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रीज़ के ऊपर फोकस किया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में उन्होंने बड़े बड़े डैम्स बनवाए जैसे कि भाखरा नागल डैम, ये बना है सतलज रिवर के ऊपर, ठीक। तो इसको बनवाया, तो उसमें उन्होंने बताया है कि मतलब वो बॉक्स मैंने यहाँ लिया नहीं, आप चेकआउट कर सकते हैं कि हमारे लेबर्स कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक। लेबर्स के हार्ड वर्क के बारे में बताया है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, वैसे मुझे वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं लगा। अब देखिए ये एक ब्लैक बॉक्स से इन्फॉर्मेशन ली गई है जिसमें बताया गया है कि इंडिया, आप देखते होंगे ना कि 5 ईयर प्लान बनाए जाते हैं, प्लानिंग कमीशन है एक इंडिया में जिसको अभी नाम दे दिया गया है नीति आयोग, ठीक, नीति आयोग जिसे नाम दे दिया गया है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। देखिए नेशनल प्लानिंग कमेटी जो थी वो आज़ादी से पहले ही बन चुकी थी, 1938 में ही बन चुकी थी। उसके चेयरमैन बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ठीक, और कुछ जो लीडर्स थे जो इनका साथ दे रहे थे, इसको चलाने में इनका साथ दे रहे थे, ठीक। तो उस प्लानिंग ने क्या किया, अपनी फंक्शनिंग जो है वो 1939 से स्टार्ट कर दी कि अब हम काम करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसी टाइम जो चेयरमैन यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो ब्रिटिशर्स के द्वारा अरेस्ट कर लिए जाते हैं, ठीक। ब्रिटिशर्स क्यों अरेस्ट करते हैं, क्योंकि इंडिया उनकी कॉलोनी था, हमारे पास सोवरेन राइट नहीं थे कि हम अपनी कंट्री के लिए डिसीजन ले पाएँ, ठीक। दैट्स वाई ही वॉज अवॉइडेड। और फिर उसके बाद वॉर ब्रेकआउट हो गया, वॉर मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद होने लगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि हुआ 1939 से 45 तक, ठीक। तो इस वजह से ये जो प्लान था जो उस टाइम इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था ये वहीं का वहीं छूट गया, उस पर पोज लग गया कि अब नहीं करेंगे। तो इसमें इन्होंने क्या ले रखा था तो उसी के बारे में बात देखिए। उन्होंने अपने इस नेशनल प्लानिंग कमेटी में 29 सब कमिटीज़ बना रखी थी जिनमें 8 ग्रुप थे, ठीक। और 8 ग्रुप को इन्होंने प्लान दे रखा था कि आप एग्रीकल्चर के फील्ड में काम करेंगे, आप इंडस्ट्रीज़ के फील्ड में काम करेंगे, आप ह्यूमन फैक्टर्स के ऊपर वर्क करेंगे। तो ऐसे करके इन्होंने एक तरीका सेटअप कर रखा था ताकि हम फ्रॉम बेसिक टू अप इंडिया को डेवलप कर पाएँ, ठीक। लोगों को अच्छे से रिलाई करने दें कंट्री इंडिया में, ठीक। क्योंकि ब्रिटिशर्स इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे कि आए दिन इफ़ यू हैव सीन द मूवी लगान, ठीक, ऐसी कई मूवीज़ हैं जिनमें ये जो चीज़ें हैं वो फिक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई गई हैं, ठीक। उसके बाद ये चीज़ भी बताई कि इसकी जो कुछ रिपोर्ट्स जो थी वो सबमिट हुई 1948 या 49 के टाइम जब इंडिया आज़ाद हो गया, ठीक। फिर उसके बाद प्लानिंग कमीशन का सेटअपमेंट हो जाता है 1950 में जब गवर्नमेंट का रिजोल्यूशन हो जाता है और इंडिया इसके ऊपर अच्छे से काम करने लगती है। तो वी हैव सीन कि इन्होंने अभी तक 3 प्लानिंग कमीशन, हिस्ट्री में थोड़ा हिस्टोरिकल पार्ट देखें तो हमने देखा कि पहले 5 ईयर प्लान का जो आइडिया था वो इन्होंने यूएसएसआर लिया था, यूएसएसआर से लिया था जिसमें उन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर वर्क किया। सेकंड 5 ईयर प्लान में उन्होंने इंडस्ट्रीज़ के ऊपर वर्क किया एंड थर्ड 5 ईयर प्लान में दोनों के ऊपर काम किया। फिर ये 3 ईयर हॉलीडे पे चले गए थे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो थोड़ी बहुत हम अपनी पॉलिटी के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो बस उसी प्लानिंग कमीशन की हिस्ट्री के बारे में बताई गई है जिसको आज हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं।
बताया गया है कि पहले ही प्लानिंग कमेटी का जो सेटअपमेंट था वो 1938 में हो चुका था। ठीक, 1939 में इनके जो मेंबर्स थे वो अपना काम भी करने जा रहे थे, लेकिन तभी ब्रिटिशर्स ने इनके चेयरमैन को, हम ये तो जानते हैं ना कि नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है, पीएम, इनके चेयरमैन को अरेस्ट कर लिया, जिसकी वजह से जो पूरा उन्होंने तैयार किया था, एक प्लान बना के रखा था, उस पर पोज लग गया। ठीक, फिर उसके बाद हमें बताया इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 29 सब कमिटीज़ बनाई थी, जिनमें 8 ग्रुप रखे थे कि आप किस फील्ड में किन ग्रुप को क्या काम करना है। ठीक, फिर जब इंडिया आज़ाद हो गया तो इनकी जो रिपोर्ट्स रखी गई थी उनको दोबारा से लाया गया, ताकि इंडिया को इकोनॉमी को दोबारा फ्लोरिश कर पाए, इंडिया की इकोनॉमी को दोबारा फ्लोरिश कर पाए, जिसमें 1948 या 49 के टाइम उन्होंने अपने जो लोग मेंबर्स थे उनको और इस कमेटी के उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसके अकॉर्डिंग बहुत सारे रेजोल्यूशंस पास हुए, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर, फिर 3 ईयर हॉलीडे पे चले गए वगैरह वगैरह। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपके सामने अर्बनाइजेशन का पार्ट लेके आऊँगी एंड उसके साथ कंक्लूजन भी लेके आऊँगी। फिर वो जो वीडियो लेक्चर होगा वो हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।